Hello everyone. Welcome back to another important video of Investing for Beginner series. फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड आपने अभी-अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है या फिर आप पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे एंड आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्विच किया है, देन आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन जरूर सुना होगा। आपके कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है या जो पेरोल टीम है, वो आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए बोलते हैं, जिसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि आप उस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड इन सभी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट किया जाता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन क्या होता है एंड हम इसके सभी स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च में आपका जो इनकम टैक्स है वो ज्यादा काटा जाता है एंड आपकी सैलरी कम आती है। तब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड कई बार ये भी होता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका जो इनकम टैक्स है वो कम काटा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के पूरे प्रोसेस को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है टू डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, देन अप्रैल या फिर मई के महीने में आपका एम्प्लॉयर आपसे इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए बोलेंगे। इसके लिए पेरोल टीम की खुद की कोई वेबसाइट होगी या फिर शेयर पॉइंट या एक्सेल शीट में भी आपको इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपको अपने सभी इंफॉर्मेशन जैसे कि एचआरए, एटीसी के सभी इन्वेस्टमेंट जो कि ईएलएसएस के हो सकते हैं या फिर पीपीएफ के हो सकते हैं, वो सभी डिटेल्स। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है या फिर एजुकेशन लोन लिया है, ये सभी डिटेल्स आपको उस वेबसाइट या फिर एक्सेल शीट में मेंशन करना होता है एंड अपने एचआर डिपार्टमेंट या फिर पेरोल डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। इसके साथ आपके एचआर डिपार्टमेंट या फिर पेरोल डिपार्टमेंट आपको 12 डबल बी फॉर्म सबमिट करने के लिए भी बोल सकते हैं। 12 डबल बी फॉर्म में आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन होते हैं। यहाँ पर आप एक सैंपल 12 डबल बी फॉर्म देख सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस और नाम होगा, पैन नंबर होगा एंड बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एचआरए भी इसमें मेंशन्ड होता है, आपने कितना रेंट पे किया है, एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड। इसके अलावा एलटीए कंसेशंस भी मेंशन होते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स भी आपको इसमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जितने भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं जैसे कि 80C, 80CCC एंड 80CCD, ये भी मेंशन करना होता है, जिसमें 80C में एलआईसी, एनएससी एंड ये बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप 80CCC यानी कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर 80E, 80G, 80TTA जैसे बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी आपको मेंशन करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टैक्स कैलकुलेशंस का। आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर किए हैं उसके बेसिस पर आपकी पेरोल टीम आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करती है एंड इसके लिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना है या फिर न्यू टैक्स रिजीम चूज करना है। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम सुरेश का एग्जांपल लेंगे एंड सुरेश ने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया है। सुरेश एक आईटी कंपनी में काम करता है एंड सुरेश की टोटल इनकम है 12 लाख। अगर हम सुरेश के इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेरेशन को देखें तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सभी को मिलता है एंड सभी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, सुरेश ने 1 लाख का एचआरए अमाउंट मेंशन किया है डिक्लेरेशन में एंड सुरेश ने 80C इन्वेस्टमेंट्स के लिए 1.5 लाख डिक्लेयर किया है। अगर हम सुरेश की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें तो ये 9 लाख हो जाती है। इट मींस अगर हम टोटल इनकम में से इन सभी डिडक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 9 लाख हो जाता है। ये टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ही आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस मांगे जाते हैं। अब हम सुरेश का टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नेट टैक्सेबल इनकम 9 लाख है।
सो टोटल टैक्स हो जाता है 96,200। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटल टैक्स मेंशन किया है। अब अगर हम सुरेश के हर महीने के टैक्स को कैलकुलेट करें तो सिंपली आपको इसके लिए टोटल टैक्स को 12 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो सुरेश को हर महीने 8,016 रुपए का टैक्स पे करना होगा। टैक्स कैलकुलेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डू इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें सुरेश को वो सभी इन्वेस्टमेंट करने हैं जो सुरेश ने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सुरेश ने एटीसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए 1.5 लाख रुपए का अमाउंट मेंशन किया है एंड एचआरए के लिए यानी कि हाउस रेंट के लिए 1 लाख रुपए। तो इसके लिए एचआरए सबसे पहले देख लेते हैं। एचआरए में सुरेश हर महीने जो भी रेंट पे करेगा उसके बदले के रिसीट्स सुरेश को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आता है एटीसी इन्वेस्टमेंट, जिसमें सुरेश ने 1.5 लाख रुपए मेंशन किए हैं। सो इसके लिए डिफरेंट एटीसी प्रोडक्ट्स जैसे कि ईएलएसएस, पीपीएफ, एलआईसी, फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 इयर्स, इन सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में सुरेश को इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कब करना होगा? ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में सुरेश कभी भी कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर अप्रैल में सुरेश ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर या फिर नेक्स्ट मार्च तक, जब तक चाहे सुरेश इन सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट्स करने का प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता रहेगा, बट जैसे ही दिसंबर आता है, दिसंबर में सभी एम्प्लॉयज को मेल आने स्टार्ट हो जाते हैं दैट जनवरी में या फिर फरवरी में आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आ जाता है टू सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, जिसमें आपने फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, चाहे वो एटीसी के लिए हो या फिर एचआरए के लिए हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हो, उन सभी के प्रूफ्स आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करने होते हैं। चलिए वापस एक्सेल शीट पे चलते हैं एंड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले केस 1। मान लीजिए सुरेश ने जितने भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किए थे, जैसे कि एचआरए में 1 लाख एंड एटीसी इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख। सुरेश के पास सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स हैं एंड वो सभी प्रूफ्स वो अपने एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है। उसने सारे रेंट रिसीट्स, रेंट एग्रीमेंट एंड एटीसी के सभी इन्वेस्टमेंट अपने एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिए हैं। तो प्रूफ सबमिट करने के पहले जो सुरेश का टोटल टैक्स था वो 96,200 था एंड उसने सारे प्रूफ्स सबमिट कर दिए हैं। तो उसका जो टोटल टैक्स टू पे है आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रूफ्स वो पहले की तरह ही सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि दिसंबर तक सुरेश ने 72,150 रुपीस आउट ऑफ 96,200 सबमिट कर दिया है। मींस हर महीने उसके अकाउंट से जो 8,000 रुपए कट रहे थे, दिसंबर तक टोटल टैक्स 72,150 सबमिट हो चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि जो बैलेंस टैक्स है अगले 3 महीने के लिए सुरेश के सैलरी से कटेंगे वो है टोटल 24,050। इट मींस जनवरी में 8,016 रुपए, सेम फरवरी और मार्च में भी सुरेश के टोटल जो सैलरी है उसमें से ये टैक्स कटेगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन के डेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया है उसमें सुरेश से इन्वेस्टमेंट प्रूफ जनवरी में मांगे गए एंड सुरेश ने जनवरी में सबमिट किए। मान लीजिए ये 1 और 2 वीक्स का प्रोसेस होता है, कुछ कंपनीज में ये फरवरी में भी होता है। यहाँ पर जैसे ही सुरेश अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ को सबमिट कर देता है, वहां से नेक्स्ट स्टेप भी स्टार्ट हो जाता है, दैट इज टैक्स रिकैलकुलेशन। यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि टोटल टैक्स टू पे आफ्टर प्रूफ्स, ये 5th पार्ट का प्रोसेस है जिसमें प्रूफ सबमिशन होने के बाद वापस से टैक्स कैलकुलेट करके चेक किया जाता है कि सुरेश ने पहले जो अमाउंट मेंशन किया था उसने वो सारा सबमिट किया है या नहीं। उसके बेस पर ये दोबारा से टैक्स रिकैलकुलेशन किया जाता है। अब हम केस 2 देख लेते हैं। मान लीजिए सुरेश यहाँ पर एटीसी इन्वेस्टमेंट्स में 1.5 लाख इन्वेस्ट नहीं कर पाता है एंड वो सिर्फ 50,000 के ही इन्वेस्टमेंट कर पाता है। इस केस में सुरेश के पास 50,000 के ही प्रूफ्स होंगे एंड वो प्रूफ सुरेश अपने एचआर डिपार्टमेंट या फिर पेरोल टीम को देगा।
ये सभी प्रूफ सबमिट होने के बाद वापस से सुरेश का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा एंड इस बार टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 10 लाख रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं पहले ये 9 लाख रुपए था, बट अब ये 10 लाख रुपए हो चुका है क्योंकि सुरेश के पास सारे प्रूफ्स नहीं हैं। अब इस 10 लाख रुपए पे जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम 10 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम टोटल टैक्सेबल इनकम को 10 लाख कर देते हैं, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 1,17,000 रुपए। इट मींस पहले जो सुरेश को टैक्स पे करना था वो था 96,200, बट क्योंकि सुरेश ने सारे प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं एंड वो 80C में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया है, सो अब उसका टोटल टैक्स हो जाएगा 1,17,000 रुपए। अब आप देख सकते हैं कि दिसंबर तक सुरेश ने 72,150 रुपीस सबमिट कर दिए हैं एज टैक्स एंड अभी आपने देखा जो बैलेंस टैक्स है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में सुरेश को सबमिट करना है, मींस जो बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स उसके सैलरी से कटने वाला है वो अब बढ़ चुका है। वो हो गया है 44,850 रुपीस। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो टैक्स है जनवरी, फरवरी, मार्च में ज्यादा कटता है। वो इसी रीजन से कटता है क्योंकि आप अपने पूरे प्रूफ्स अपने डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, जैसे ही बैलेंस टैक्स बढ़ जाता है, अब जो आने वाले 3 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें सुरेश का ज्यादा टैक्स काटा जाएगा। पहले हर महीने सुरेश का 8,016 रुपए का टैक्स कट रहा था, बट आने वाले 3 महीने में सुरेश का जो टैक्स है वो 14,950 रुपए काटा जाएगा। आई होप ये सभी कैलकुलेशंस आपको इजी तरीके से समझ आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा टाइमलाइन मैंने बताया किस मंथ में कौन सा प्रोसेस होता है वो भी समझ लेते हैं। डिक्लेरेशन अप्रैल या फिर मई के महीने में किया जाता है। टैक्स कैलकुलेशंस भी तभी हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आप अप्रैल टू मार्च के बीच में कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन जनवरी या फिर फेब के महीने में होते हैं एंड उसके बाद आता है टैक्स रिकैलकुलेशन, जिसके बेस पे आपका बैलेंस टैक्स अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है तो थोड़ा सिंपल, बट समझने में कई बार हमें डाउट हो जाता है। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन और प्रूफ सबमिशन का पूरा साइकिल कैसे चलता है। कमिंग वीडियोस में मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर के मिड में आप कंपनी स्विच करते हैं, देन आपके टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कई बार जब आप कोई कंपनी स्विच करते हैं देन नई कंपनी आपका टैक्स नहीं काटती है, उससे आप खुश हो जाते हैं, बट जब आप आईटीआर फाइल करते हैं देन आपको बहुत सारा अमाउंट एज टैक्स सबमिट करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, प्रूफ सबमिशन या फिर टैक्स सेविंग ऑप्शन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगा एंड आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपकमिंग डेज में मैं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन एंड प्रूफ सबमिशन रिलेटेड और भी वीडियोस लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।